हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इक्वेशंस आईएएस। इससे पहले वाले सेशन में हमने डिस्कस करा था, प्रीएम्बल करा था, उससे पहले शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये हमने डिस्कस करे थे। तो आज से कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 1 हम स्टार्ट करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट वन में क्या चीज़ें कवर होती हैं? इंडिया एंड इट्स टेरिटरी एंड इट्स टेरिटरीज, और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 to 4 में कवर होता है। आर्टिकल 1 to 4, 1 से लेके 4 जो आर्टिकल हैं वो इंडिया और उसकी टेरिटरी से रिलेटेड है। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें आर्टिकल 1 में नेम एंड इट्स टेरिटरी, मतलब इंडिया का नाम क्या है और कौन कौन सी उसकी टेरिटरीज हैं वो कवर होता है आर्टिकल नंबर 1 में। ठीक है, तो जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी तो ये डिबेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स में हुई कि भाई इंडिया का नाम क्या होना चाहिए, देश का नाम क्या होना चाहिए, इंडिया होना चाहिए, भारत होना चाहिए। तो बहुत सारे लोगों ने का ओपिनियन ये था कि इस देश का नाम होना चाहिए भारत, क्योंकि ये एंशिएंट टाइम से ही इस देश को भारत कहा जाता है। और बहुत सारे लोगों का कहना था कि नहीं, आप इंडिया के नाम से ही इस देश को जानते हैं तो इंडिया ही होना चाहिए। तो कुछ कंक्लूसिव निकल के सामने नहीं आया, ना तो ये डिसाइड हो पाया कि इंडिया देश का नाम इंडिया होना चाहिए और ना भारत। तो फिर डिसाइड किया गया कि दोनों नाम रखे जाएंगे। ठीक है, तो देश का नाम जो आर्टिकल 1 में है वो क्या लिखा है? इंडिया दैट इज भारत। इंडिया दैट इज भारत। तो भारत भी कवर किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में और इंडिया भी कवर किया गया है। इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक है, तो एग्जाम में अगर आता है कि इस देश का नाम क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या मेंशन है, एक ऑप्शन में अगर ऐसा लिखा हो इंडिया, दूसरा ऑप्शन में लिखा हो भारत, ठीक है, तो दोनों ही ऑप्शन हमारे आंसर नहीं होंगे। एग्जैक्टली ऑप्शन में ये होना चाहिए कि हमारे देश का नाम इंडिया दैट इज भारत है। ऑप्शन में एग्जैक्टली ये होना चाहिए कि इंडिया दैट इज भारत। तो हिंदी नाम भी है भारत और इंडिया भी है। ठीक है, इसीलिए आपने देखा होगा अखबार में जब हिंदी न्यूज़पेपर होता है तो उसमें भारत लिखा हुआ रहता है और इंग्लिश न्यूज़पेपर होता है तो नॉर्मली इंडिया। ठीक है, तो दोनों नाम को लेके हम चल रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनली। ठीक है, तो एक तो ये क्लैरिटी होनी चाहिए। उसके अलावा टेरिटरी ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडियन टेरिटरी में हमारे पास स्टेट्स होते हैं, क्योंकि यहाँ पर इंडिया एंड इस टेरिटरी की बात हो रही है। तो टेरिटरी ऑफ इंडिया, इसमें स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, टेरिटोरियल वाटर्स भी हैं। टेरिटोरियल वाटर्स ये जो है 12 नॉटिकल माइल्स तक, उससे आगे मतलब हमारा जो कोस्ट लाइन है उससे आगे भी टेरिटोरियल वाटर वो इंडियन टेरिटरी का ही पार्ट होता है। ठीक है, उसमें कोई भी क्राइम होता है तो इंडियन टेरिटरी से रिलेटेड ही होता है वो। ठीक है, तो टेरिटोरियल वाटर भी इंडियन टेरिटरी में ही आता है। ठीक है, तो ये हमारे आर्टिकल नंबर 1 में ये सारी चीज़ें मेंशन है। उसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट लाइन जो एग्जाम में आई हुई है कि इंडिया जो है, इंडिया is a indestructible union of indestructible state। ठीक है, इंडिया इज indestructible union of indestructible state। इसका मतलब क्या है? डिस्ट्रक्टिबल स्टेट, इसका मतलब है कि कंट्री तो एक है, कंट्री को ऐसे तोड़ा नहीं जा सकता। इंडिया एक देश है और जो स्टेट्स हैं, यहाँ पर डिस्ट्रक्टिबल वर्ड लगा हुआ है, इसका मतलब स्टेट्स की बाउंड्री को चेंज किया जा सकता है। ठीक है, या किसी स्टेट के 2 हिस्से किए जा सकते हैं, जैसे यूपी से उत्तराखंड अलग हुआ। ठीक है, छत्तीसगढ़ अलग हुआ है मध्य प्रदेश से, तो वो डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स पे स्टेट की बाउंड्री को चेंज किया जा सकता है, स्टेट के नाम बदले जा सकते हैं। तो इसलिए इंडिया के कंटेक्स्ट में बोल रहे हैं डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स, लेकिन देश एक ही होगा, इंडिया दैट इज भारत। ठीक है, जबकि कंपैरिजन करें यूएस से तो यूएस इज इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ इनडिस्ट्रक्टिबल स्टेट। यूएस में ना स्टेट्स की बाउंड्री को भी नहीं बदला जा सकता। यूएस को हम आपने देखा होगा बोलते क्या है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। वहां पर अलग अलग इंडिपेंडेंट स्टेट्स जो हैं एग्रीमेंट के थ्रू जुड़े हुए हैं और तब उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बनाया हुआ।
मतलब वो अलग अलग लगभग 50 स्टेट्स है वहां पर, तो 50 अलग अलग देश एग्रीमेंट के थ्रू जुड़कर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बने हुए, और इंडिया एक कंट्री है। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस या फिर हम बोल सकते हैं कि कल्चरल कन्वीनियंस, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के हिसाब से स्टेट को डिवाइड किया गया। तो एक देश को कल्चरल रीजन की वजह से या लिंग्विस्टिक रीजन की वजह से या एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन की वजह से अलग अलग स्टेट्स में डिवाइड किया गया है, जबकि यूएस में वो 50 स्टेट्स अलग अलग इंडिपेंडेंट है अपने आप में और एग्रीमेंट के थ्रू एक और रखे। तो ये डिफरेंस है इंडिया और यूएस में। इसलिए इंडिया को तो इंडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स बोलेंगे, लेकिन यूएस को इंडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ इंडिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स। ठीक है, स्टेट्स की बाउंड्री को नहीं बदला जा सकता। ठीक है, एक तो ये आपको ध्यान रखना है, ये 2 लाइन एग्जाम में आई हुई है और यूपीएससी में कि 2 ऑप्शन लिखे हुए हैं, फिर हमारे पास ऑप्शन इस तरीके से दिया हुआ कि ओनली फर्स्ट इज ट्रू, ओनली सेकंड इज ट्रू, बोथ आर ट्रू, बोथ आर फॉल्स। ठीक है, तो इस तरीके से ऑप्शन हमें सिलेक्ट करने के लिए आए हुए हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स, जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है लाइक जरूर करें। ठीक है, और जो भी हमारे चैनल में न्यू है हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको हमारे इक्वेशंस आईएएस ऐप में भी मिलेंगे, गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें बहुत सारे वीडियोस आपको मिलेंगे, फ्री वीडियोस भी हैं और पेड वीडियोस भी आपको अवेलेबल होंगे वहां पर। ठीक है, हाँ, आर्टिकल नंबर 2 में आते हैं। आर्टिकल 2 क्या कहता है? एडमिशन एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, ऑफ न्यू स्टेट, कोई भी नया स्टेट बनाना हो, ठीक है, तो उसका एडमिशन या फॉर्मेशन किस तरीके से होगा। और यहाँ पर ये जो न्यू स्टेट है, ये बेसिकली उन टेरिटरीज की बात कर रहे हैं जो कभी इंडिया का पार्ट थी ही नहीं। तो बेसिकली हम बात कर रहे हैं ये स्टेट कौन से स्टेट्स होंगे जो कभी फॉरेन टेरिटरी रहा हो। यहाँ पर उन टेरिटरीज की बात करते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं कि जो 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1974 में क्या हुआ, एक इंडिया में न्यू फॉरेन स्टेट, फॉरेन कंट्री जो है इंडिया का स्टेट बना। वो कौन सा था? सिक्किम। सिक्किम सिक्किम जो है एक अलग से इंडिपेंडेंट कंट्री हुआ करता था और वहां पर ना एक चोग्याल डायनेस्टी रूल कर रही थी, चोग्याल्स। ठीक है, और ये प्रोटेक्टरेट स्टेट था इंडिया का, मतलब इंडिया करेंसी जो है इंडिया से प्रिंट होती थी, वही वहां पर सर्कुलेशन में थी। उसके अलावा कंट्री का डिफेंस वगैरह कम्युनिकेशन हम देखते थे। ठीक है, बाकी चीजें उन्हीं के पास थी। तो प्रोटेक्टरेट स्टेट का दर्जा दिया हुआ था सिक्किम को। वहां के बहुत सारे लोग राजा से नाराज चल रहे थे, बगावत चल रही थी कई जगह, तो वहां पर रेफरेंडम कराया गया और रेफरेंडम में लोगों ने बोला कि हम इंडिया के साथ मर्ज होना चाहते हैं। तो फिर इस वजह से फिर सिक्किम एक अलग कंट्री था और वो फिर इंडिया के साथ मर्ज हो गया। ठीक है, 1974 में। और 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975 में जब सिक्किम इंडिया का पार्ट बना तो सिक्किम बिकेम एसोसिएट स्टेट। ठीक है, एक नया स्टेटस बनाया एसोसिएट स्टेट का। ठीक है, और सिक्किम एक नया एसोसिएट स्टेट बन गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल 2A भी ऐड हुआ था उस समय, क्योंकि एसोसिएट स्टेट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 1 में कहीं भी मेंशन था नहीं। तो फिर पार्लियामेंट ने क्या करा, एक आर्टिकल 2A न्यू ऐड हुआ, ये 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से एसोसिएट स्टेट की बात करी गई, एसोसिएट स्टेट। अब वो स्टेटस सिक्किम को दे दिया गया 1974 में। फिर एक साल बाद क्या हुआ कि जब एसोसिएट स्टेट का स्टेटस सिक्किम को दे दिया गया तो बाद में ये फील हुआ कि सिक्किम को एक अलग से अगर हम इस तरीके से ट्रीट करेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि सिक्किम में सेपरेटिस्ट की टेंडेंसीज पैदा हो आगे चल के। तो बेटर ये है कि जैसे बाकी स्टेट है ना, उनके इक्विवेलेंट ही स्टेटस सिक्किम को दिया जाए, सिमिलर स्टेट का। एसोसिएट स्टेट नाम की कोई चीज नहीं बनानी चाहिए थी। तो एक साल के बाद ही 1975 में 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975, ये एग्जाम में आए हुए हैं दोनों, सिक्किम को स्टेट बना दिया गया। सिक्किम बिकेम स्टेट। सिक्किम जो है इंडिया का स्टेट बन गया। ठीक है, अंडर आर्टिकल 2, अंडर आर्टिकल 2, मतलब आर्टिकल 2 में कवर हुआ है एक तरीके से। ठीक है, क्योंकि
पहले तो एसोसिएट स्टेट का दर्जा दिया गया, एसोसिएट स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन में था नहीं, तो आर्टिकल 2A ऐड हुआ। अब आर्टिकल 2A एक तरीके से रिपील हो चुका है, ये जो आर्टिकल है ये एक तरीके से अब रिपील हो चुका है। अब एसोसिएट स्टेट नाम की कोई चीज़ नहीं होगी जब अगले साल सिक्किम को जो स्टेट बनाया गया, ठीक है। एक तो ये है, उसके अलावा ये आपको ध्यान रखना है, ये कई बार अलग अलग एग्जाम में आए, ठीक है। लास्ट टाइम जो है असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम था, उसमें भी आया था सिक्किम जो है स्टेट इंडिया में किस सन में बना था या किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से सिक्किम इंडिया का स्टेट बना था। तो 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975, ठीक है। और अगर स्टेट नहीं बोलेंगे इंडिया का पार्ट कब बना था, तो 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1974। हाँ, अब आते हैं आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 हमारा किस चीज के बारे में बात करता है? फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, कॉमा ऑल्टरेशन ऑफ बाउंड्रीज, नेम्स ऑफ द स्टेट, ठीक है। बाउंड्रीज चेंज करनी हो किसी स्टेट की या कोई नया स्टेट बनाना हो, नाम बदलना हो, तो आर्टिकल 3 में कवर होता है। और ये बेसिकली इन दोनों में मेजर डिफरेंस क्या होगा? आर्टिकल 2 में किसी फॉरेन टेरिटरी को हम इंडिया का स्टेट बना रहे हैं, जबकि आर्टिकल 3 में हम इंटरनल रीएडजस्टमेंट कर रहे हैं। तो बेसिकली यहां पर इंटरनल रीएडजस्टमेंट, इंटरनल रीएडजस्टमेंट का मतलब है जैसे यूपी से उत्तराखंड बना था अलग होकर, तो यूपी से उत्तराखंड अलग स्टेट बना तो अंडर आर्टिकल 3 बनेगा, अंडर आर्टिकल 2 नहीं बनेगा, क्योंकि उत्तराखंड ऑलरेडी इंडिया का पार्ट था ही पहले से, लेकिन उसे यूपी बोल रहे थे। जबकि आर्टिकल 2 में किसी फॉरेन टेरिटरी को हम स्टेट बनाते हैं ना, तो वो कवर होता है। तो इन दोनों में मेजर डिफरेंस ये है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ, बिहार से झारखंड अलग हुआ, ठीक है। तो ये सब अंडर आर्टिकल 3 बनेंगे। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड ऑल्टरेशन ऑफ बाउंड्रीज, नेम्स वगैरह भी चेंज होते हैं स्टेट्स के। जैसे इनिशियली जब उत्तराखंड बना था तो उसे उत्तराखंड नाम नहीं दिया गया था, उत्तरांचल नाम दिया गया था 2000 में। 2007 1 जनवरी 2007 से को जो है उसका नाम उत्तरांचल से बदलकर उत्तराखंड किया गया 1 जनवरी 2007 से, ठीक है। तो वो भी अंडर आर्टिकल 3 ही कवर होता है। फिर आते हैं आर्टिकल 4। आर्टिकल 4, आर्टिकल 4 ये कहता है कि जो भी लॉ जो है आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के अंडर बनाए जाएंगे, तो जरूरी अमेंडमेंट हमें करना होगा शेड्यूल्स में, शेड्यूल 1 और शेड्यूल 4 में, ठीक है। तो ऐसा लिखते हैं, लॉज मेड अंडर आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3। आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में जो भी हम कोई भी स्टेट बनाते हैं, लॉ मतलब पार्लियामेंट में लॉ पास करना होगा कि भाई आर्टिकल 2, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस होते हैं इसमें, ठीक है। क्योंकि हमारे शेड्यूल में ना, शेड्यूल 1 क्या है? लिस्ट ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी, और शेड्यूल 4 में क्या है? एलोकेशन ऑफ सीट्स टू राज्यसभा है, डिफरेंट स्टेट्स या यूनियन टेरिटरी से राज्यसभा की सीट। तो शेड्यूल 1 और शेड्यूल 4 में ना चेंजेस करने होते हैं। तो आर्टिकल 4 में यही लिखा हुआ है कि लॉज मेड अंडर आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3 to provide for amendment, to provide for amendment of schedules of the constitution। और शेड्यूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पर शेड्यूल कौन सा? शेड्यूल 1 और 4 की बात कर रहे होंगे, क्योंकि शेड्यूल 1 में स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी की पूरी लिस्ट होती है, ठीक है। शेड्यूल 4 में एलोकेशन ऑफ सीट्स टू राज्यसभा है, ठीक है। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर हम बात करें आर्टिकल 3 से रिलेटेड ही स्टार करके लिखेंगे कि कोई भी बिल अगर हमें, कोई भी बिल आर्टिकल 3 से रिलेटेड कोई भी बिल अगर हमें कोई भी नया स्टेट बनाना हो, उसका नाम बदलना हो, बाउंड्री चेंज करनी हो, ठीक है, तो जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उसकी रिकमेंडेशन के बाद ही कोई भी बिल पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया जा सकता है। मतलब प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन के बिना पार्लियामेंट में कोई भी बिल इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता किसी भी स्टेट की बाउंड्री बदलने के लिए या किसी स्टेट को किसी बड़े स्टेट से अलग करने के लिए, ठीक है। तो
प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का रिकमेंडेशन जरूरी है, ठीक है। तो ऐसा लिखेंगे सच अ बिल, अंडर आर्टिकल 3 की अगर हम बात करें तो सच अ बिल मस्ट बी इंट्रोड्यूस्ड in the parliament with the prior recommendation of president। तो प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन के बाद ही उसे प्रेजेंट किया जा सकता है, ठीक है। और प्रेसिडेंट उस बिल को रिकमेंड करने से पहले ये जरूरी है कि कंसर्न्ड विधानसभा के पास भेजे। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 2000 में यूपी से उत्तराखंड बना था अलग, यूपी से उत्तराखंड बना था 2000 में। तो अब उत्तराखंड को बनाने के लिए उत्तराखंड आंदोलन चल रहा था कि यूपी से अलग उत्तराखंड बनेगा, ठीक है। तो अब सेंटर गवर्नमेंट कोई भी बिल अगर प्रेजेंट करती है उत्तराखंड बनाने के लिए तो प्रेसिडेंट के पास भेजेंगे वो प्रायर अप्रूवल के लिए, रिकमेंडेशन के लिए। प्रेसिडेंट जो है रिकमेंडेशन देने से पहले प्रेसिडेंट क्या करेगा, उस बिल को यूपी की विधानसभा में भेजेगा, ठीक है। अब यूपी की विधानसभा हो सकता है बोले कि उत्तराखंड बनाना है, हो सकता है ना बोले उत्तराखंड नहीं बनाना है, या फिर अपने कुछ ओपिनियन दे, ठीक है। तो अपने ओपिनियन वगैरह वो भेज देगा प्रेसिडेंट के पास। अब प्रेसिडेंट बाइंडिंग नहीं है कि यूपी की विधानसभा की बात माने, ठीक है, बाइंडिंग नहीं है, मान भी सकता है नहीं भी मान सकता, तो प्रेसिडेंट की मर्जी है, ठीक है। प्रेसिडेंट फिर उसके बाद ही अपनी रिकमेंडेशन देगा कि बिल को पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया जाए और उस बिल को सिंपल मेजॉरिटी के साथ जो है पार्लियामेंट में पास किया जा सकता है। मतलब कोई भी स्टेट बनाना हो, उसका नाम बदलना हो, ठीक है, या उसकी बाउंड्री वगैरह कुछ भी चेंज करनी हो, एरिया वगैरह चेंज करना हो, तो सिंपल मेजॉरिटी से पार्लियामेंट में पास करके बनाया जा सकता है। तो बहुत इजी प्रोसेस है किसी भी नए स्टेट को बनाना, इंटरनल रीएडजस्टमेंट के थ्रू या नाम बदलना, जब काफ़ी इजी है, इतना मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। तो ये आपको ये ध्यान रखना है कि बिल को रिकमेंड करने से पहले एक तो प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए, बिल को रिकमेंड करने से पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कंसर्न्ड स्टेट को भेजना है वो बिल। उस स्टेट की जो भी ओपिनियन होगी वो प्रेसिडेंट के लिए बाइंडिंग नहीं होती है, ठीक है। प्रेसिडेंट माने या ना माने, ठीक है, प्रेसिडेंट के ऊपर है। और प्रेसिडेंट जो है फिर रिकमेंडेशन अपनी दे देगा पार्लियामेंट में प्रेजेंट करने के लिए और सिंपल मेजॉरिटी से उस बिल को पास किया जा सकता है, ठीक है। तो इतना ही करते हैं स्टूडेंट्स। फिर नेक्स्ट सेशन में स्टेट से रिलेटेड ही चीजें हम थोड़ा डिटेल में और डिस्कस करेंगे, किस तरीके से इंडिया में स्टेट्स का फॉर्मेशन हुआ है। थैंक यू स्टूडेंट्स।